हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सोम एंड मॉस की, यानी कि सिविल वालों के लिए सोम है और मैकेनिकल वालों के लिए मॉस है। तो सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है, लगभग 90% तक सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो ये क्लास है स्पेशली एसएससी जेई के लिए, लेकिन जो डिप्लोमा के एंड बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जो भी कॉलेज टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं वे भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये एसएससी जेई के लिए है। मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें दोस्तों तो मटेरियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन सबसे पहले हम आज की क्लास, ये पहली क्लास है सोम की, इससे पहली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और सिलेबस बताया था, लेकिन इस क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। तो इससे भी पहले हम बेसिक सा टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करेंगे, यानी प्रतिबल और विकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे वे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे स्ट्रेस की। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, मैं यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इजीली समझ में आ सके। तो पहले बात करेंगे प्रतिबल की। ठीक है, स्ट्रेस की क्या होती है, प्रतिबल की डेफिनेशन इधर देखिए बहुत ध्यान से। सपोज ये भी कोई ये कोई बॉडी है जो किसी भी मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये इसमें छोटे छोटे अणु हैं कोई। अब आपने क्या किया, इस पर कोई बाह्य बल लगा दिया, बाहर से कोई फोर्स लगा दिया, इसको सपोज हमने पी से डिनोट कर दिया। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है। ठीक है, थोड़ा दोस्तों बाहर शोर शराबा ज़्यादा रहता है, मैं बहुत जल्दी आपकी कोचिंग को शिफ्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ करके थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि रोड के काफ़ी नियर है आपकी कोचिंग, इसीलिए थोड़ा शोर रहता है बाहर, तो आपको प्लीज़ करके इधर फोकस करना है। ठीक है, बहुत जल्द आपकी कोचिंग शिफ्ट होने वाली है, बहुत अच्छी जगह, एंड फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लास आपको करा सकूँ। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्लीज़, एंड आपको मेन फोकस यहाँ करना है। तो ये कोई बॉडी थी, किसी भी मटेरियल की बनी हुई थी, इसके अंदर ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। आपने कोई बाह्य बल लगाया, अब बाह्य बल जब लगाएंगे आप, तो इस बाह्य बल का ये जो अणु है दोस्तों, ये अणु इसका विरोध करेंगे, एंड इसके विरोध में अंदर की ओर एक इंटरनल फोर्स उत्पन्न करेंगे। कैसे, तो सपोज मैंने यहाँ से ये कोई सेक्शन काट दिया। ठीक है, यहाँ से कोई मैंने ये सेक्शन काटा, सपोज आपने एक्स मान लो, या वाई कुछ भी कह सकते हैं, सेक्शन है। ठीक है, अब इसको काटने के बाद मैं आपको इधर डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका। यहाँ देखिए सेक्शन कटने के बाद अब इसका डायग्राम, मैं सपोज इसको 3D में बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया था, इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, ये बाह्य बल लग रहा था इधर P। अब इस बाह्य बल के विरोध में ये जो अणु थे, ये अणु अंदर क्या करेंगे, इधर इंटरनल फोर्स उत्पन्न करेंगे, ऐसे आंतरिक बल उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इधर भी ये बीच में से काटा था हमने सेक्शन, इधर भी दिखा सकते हैं इसको। देख लीजिए इधर, ये तो ये पीछे का पोर्शन दिखाई नहीं देगा इधर से। देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, ये आंतरिक बल लग रहा है इधर। ठीक है, ये आंतरिक बल क्यों लग रहा है, ये बाह्य बल के विरोध में लग रहा है। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, इन अणुओं के द्वारा। तो अब डेफिनेशन क्या होगी प्रतिबल की, ध्यान से सुनना। क्या, इसको कहेंगे हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, हिंदी में कहते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोधी बल है दोस्तों, इसी को हम प्रतिबल कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में, यानी एक्सटर्नल फोर्स के रेजिस्ट करने के लिए जो इसके अंदर से आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, इस आंतरिक प्रतिरोधी बल को ही हम प्रतिबल कहते हैं। इंग्लिश में आप सिंपल सा बोल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर हमने तो ये डेफिनेशन पढ़ी है स्ट्रेस की, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फिर फोर्स अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी बल बट्टे क्षेत्रफल को प्रतिबल कहते हैं। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन होती है, ये प्रतिबल की डेफिनेशन नहीं होती, ये होती है प्रतिबल तीव्रता की परिभाषा, यानी स्ट्रेस इंटेंसिटी की डेफिनेशन है ये। मतलब ये जो इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा था, मैंने मान लिया सपोज ये एक यूनिट एरिया ए पर जनरेट हो रहा है, मैंने सपोज इसको क्या मान लिया, एरिया ए पर जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसको क्या,
स्ट्रेस इंटेंसिटी बराबर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ये वाला मैंने इसको F मान लिया, अपॉन में जो एरिया है इसको A। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रतिबल तीव्रता। क्या बोलेंगे इसको, प्रतिबल तीव्रता, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिबल तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रेस इंटेंसिटी, स्ट्रेस इंटेंसिटी। समझ आ रहा है इतना। तो प्रतिबल तीव्रता क्या हो गई, प्रतिबल तीव्रता होती है फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस इंटेंसिटी। अब ये जो आपका इंटरनल फोर्स था, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यानी संतुलन की अवस्था में ये इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होता है, इसलिए हम इसको P अपॉन A भी कह देते हैं। समझ आ रहा है। और आपके पूरे सोम में इस स्ट्रेस इंटेंसिटी को ही स्ट्रेस बोला गया है, इसीलिए आपको ध्यान रखना। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रतिबल तीव्रता होता है, लेकिन हम फोर्स अपॉन एरिया को ही प्रतिबल कह देंगे यहाँ पर। इतना क्लियर हुआ। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन SSC JEE में आएगी तो वो इस तरह से आएगी, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो तो जाएगा स्ट्रेस इंटेंसिटी, ऑप्शन में दे रखा होगा। और अगर केवल इतना लिखा होगा कि किसी भी मटेरियल के अणुओं द्वारा जो बाह्य बल का विरोध करने के लिए जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिबल। दोनों की डेफिनेशन में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। ये पर यूनिट एरिया है, यहाँ पर यूनिट एरिया नहीं होता है, इसीलिए आपको याद रखना है। इतना समझ आया दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम इसकी स्टडी क्या करेंगे, इस स्ट्रेस इंटेंसिटी को स्ट्रेस मान करके स्टडी करने वाले हैं। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब इससे आगे बात करते हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, चलिए यहीं बता देता हूँ मैं आपको। अब मेरा आपसे बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि जो आपका ये स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस प्रतिबल जो होता है, ये कोई पॉइंट फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है या फिर एरिया फंक्शन है, ये आपको बताना है। क्या है, पॉइंट फंक्शन है या फिर एरिया फंक्शन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE में। तो आपका जवाब ये कहेंगे कि सर ये एरिया फंक्शन है क्योंकि पर यूनिट एरिया पर कार्य कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये एरिया फंक्शन नहीं होता है, ये एक पॉइंट फंक्शन होता है। तो कैसे होता है पॉइंट फंक्शन, तो जो स्ट्रेस होता है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी भी करता है, बदलता भी रहता है, एंड ये कांस्टेंट भी रहता है। कैसे, तो आपने बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस आपने बेंडिंग स्ट्रेस में पढ़ा होगा दोस्तों कि टॉप सरफेस पर एंड बॉटम सरफेस पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। जबकि अगर हम अलग अलग पॉइंट पे देखें, इन सब पॉइंटों पर, इन पॉइंटों पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो मैक्सिमम था, यहाँ से थोड़ा कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, और यहाँ पर आके बिल्कुल जीरो हो गया स्ट्रेस। समझ आ रहा है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, पॉइंट टू पॉइंट बदल रहा है, वेरी कर रहा है, इसीलिए ये क्या होता है, ये एक पॉइंट फंक्शन होता है। ऑप्शन में दे रखा होगा कि प्रतिबल पॉइंट फंक्शन है या एरिया फंक्शन है, तो आप याद रखेंगे क्या है, ये पॉइंट फंक्शन है। इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, ये प्रतिबल होता है आपका, ये सदिश राशि है, अदिश राशि है या फिर टेंशन राशि होती है, टेंसर, सॉरी, ठीक है। क्या क्या स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये टेंसर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप कहेंगे टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, तो मैं बताता हूँ टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो याद रखना आपको, प्रतिबल क्या है, प्रतिबल एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अब टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी जिसका एक तो मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड इसमें केवल एक हो, एंड दो डायरेक्शन होती हैं। डायरेक्शन कितनी होती है दोस्तों, दो होती हैं डायरेक्शन, तो इसको हम टेंसर बोलते हैं। आपने ये देखा होगा, हम सिग्मा को सिग्मा XX लिख देते हैं, सिग्मा XX, सिग्मा YY क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन है। ये पहला वाला X तो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फेस को, यानी सरफेस की डायरेक्शन बताता है ये, तो आप इसको डायरेक्शन ऑफ फेस कह सकते हैं। एंड दूसरा वाला X बताता है दोस्तों हमें डायरेक्शन ऑफ लोड के बारे में, डायरेक्शन ऑफ लोड बताता है ये। समझ आ रहा है। तो इसीलिए ये स्ट्रेस क्या होता है आपका, टेंसर क्वांटिटी होता है। अब ऐसी और कौन सी क्वांटिटी होती है जो टेंसर है, तो दो क्वांटिटी और हैं। दो कौन कौन सी, देखिए, एक तो आपका सिग्मा हो गया, ये टेंसर था क्योंकि हम इसे XX लिखते हैं। ऐसे ही आप स्ट्रेन को भी लिखते हैं, ये स्ट्रेन को क्या लिखते हैं आप, इसको लिखते हैं समेशन XX, ठीक है। इसके अलावा आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखा होगा, IXX, IYY। तो ये तीनों क्वांटिटी टेंसर होती हैं। क्या क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आप जड़त्व आघूर्ण कहते हैं,
समझ आ रहा है। तो ये तीनों कैसी हैं आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है। तो स्ट्रेस को याद रखेंगे, ना तो स्ट्रेस वेक्टर होता है ना ही स्केलर होता है, कैसा होता है ये टेंसर होता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके बाद इसकी यूनिट के बारे में। पहले डायमेंशन देख लेते हैं, इसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है, समझते चलिए। मैं आपको स्ट्रेस के बारे में जितना कुछ है सब बता दूंगा, फिर आपका एसएससी जेईई में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपने देखा भी स्ट्रेस बराबर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया था, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब मैं इसकी डायमेंशन बताने वाला हूँ। डायमेंशन मतलब बीमा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी बीमा है डायमेंशन, ठीक है, बीमा। तो क्या होती है इसकी बीमा, तो आपको पता है फोर्स होता है F बराबर एम ए होता है ना, एम मास को कहते हैं, मास का हो गया एम, ए कहते हैं एक्सलरेशन यानी कि त्वरण को, इसका LT-2 होती है बीमा, एंड अपॉन में एरिया था, एरिया की L2 होगी। इस L2 को आप ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी पावर, क्या हो जाएगा M1 L-1 T-2, ये इसकी डायमेंशन होती है, बीमा होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। डायमेंशन समझ में आई। अब बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में, ठीक है। यूनिट देखिए क्या है इसकी, यूनिट मतलब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, यूनिट मात्रक, ठीक। तो इसका यूनिट क्या होता है आपको पता है, फोर्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, एंड एरिया का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे क्या कहते हैं इसको, पास्कल भी बोला जाता है। इसीलिए 1 पास्कल, पास्कल को पीए लिखते हैं शॉर्ट में, बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं कुछ और भी इसकी यूनिट बता रहा हूँ आपको, जैसे 1 MPa मेगा पास्कल। तो आपको पता है मेगा, एम फॉर मेगा होता है, मेगा में 10⁶ लगा दो, मेगा हट जाएगा, पास्कल बचेगा। पास्कल को आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। अब अगर आप मीटर को mm में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर में 10�3 mm होता है, mm। अब इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10�6, तो आगे था न्यूटन, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, ये भी 10�6 हो गया mm स्क्वायर। 10 की पावर 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बच गया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि 1 MPa जो होता है, 1 MPa इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं कहीं गीगा पास्कल भी पूछ सकता है, तो गीगा पास्कल को GPa कहते हैं, एंड 1 GPa बराबर हो जाएगा 10 की पावर 3 MPa, ठीक है। क्योंकि गीगा मतलब 10�9 होता है, गीगा मतलब 10�9 पास्कल होता है, ठीक है। अब हमें पास्कल को किस में, मेगा पास्कल में लिखना, तो 6 ये था, तो 9 में से 6 कम करो, 3 ही तो बचेगा। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। मेनली वैसे बेसिक से ये दोनों याद रखने थे आपको। इतना समझ आया यूनिट के बारे में, ठीक है। अब ये तो आपका बेसिक सा डेफिनेशन हो गई, इसकी कौन सी क्वांटिटी होती है ये हो गया, यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई। अब इससे और आगे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में एसएससी जेईई के लिए, ठीक है। देखिए स्ट्रेस के बारे में जितना भी आपने आज तक नहीं पढ़ा मैं सब कुछ बता दूंगा इसी क्लास में। स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करेंगे केवल इस क्लास में, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है पूरी क्लास को, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, स्ट्रेस को 2 पार्ट में बांट दिया, प्रतिबल को, ठीक। अब टेक्निकल वर्ड आपको पता चलने लगे होंगे इंग्लिश में, मैं बार बार प्रतिबल ना बोल के क्या बोल रहा हूँ, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेस। तो इसी तरह आपको भी याद होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, टेक्निकल वर्ड, जो भी डिप्लोमा के फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उन सबको। तो स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं हमारे, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये आपने डिप्लोमा में नहीं पढ़ा होगा लेकिन इससे रिलेटिव जेईई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा होता है एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस। अब दोनों के बारे में समझना, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इंजीनियरिंग है तो ई लगा देना साथ में, और यहाँ पर एक्चुअल है तो सिग्मा ए लगा देना। अब इन दोनों की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए ध्यान से। ये सपोज कोई आपकी बॉडी है, आपने इस पर कोई टेंसाइल फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया कोई भी बाहर से। अब क्या होगा, टेंसाइल फोर्स से हमेशा ध्यान रखना, टेंसाइल फोर्स के कारण लंबाई बढ़ती है किसी भी बॉडी की, इंक्रीज होती है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी इसको बोल सकते हैं क्या, 2 अपोजिट एंड इक्वल पुल्स, पुल मतलब खिंचाव होता है, पुल्स आर अप्लाइड, अगर अप्लाई करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ विच लेंथ इज इंक्रीज्ड, इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। टेंसाइल फोर्स हमेशा लंबाई को बढ़ा देता है, ठीक है, यहाँ पर लंबाई बढ़ गई। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सपोज इसका जो पहले एरिया था वो ए था, लोड लगाने से पहले एरिया क्या था, ए था, एंड लोड लगाने के बाद इसका एरिया हो गया ए डैश। तो
तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जब इसकी लंबाई पहले L थी, ये लंबाई L थी, तो एरिया इसका A था, और लंबाई जब इसकी बढ़ गई, सपोज L प्लस डेल्टा L होगी बढ़ करके अब, तो एरिया कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि इसका व्यास पहले ज़्यादा था, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका व्यास ज़्यादा था। लंबाई से आपको एरिया नहीं देखना, एरिया देखना डायमीटर से, क्योंकि ये आपका सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इस तरह से, तो इसका व्यास पहले ज़्यादा था तो एरिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया होता है आपका π/4d²। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। व्यास ज़्यादा था, एरिया ज़्यादा हो गया। व्यास कैसा हो गया? कम हो गया, तो एरिया भी कैसा हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है A' कैसा है आपका? कम है। तो यहाँ पर इतना तो आपको पता चल गया कि ए क्या है। ए क्या है? एरिया बिफोर लोडिंग। बिफोर लोडिंग, एरिया लोडिंग से पहले का एरिया है ए, और A' क्या है? एरिया आफ्टर लोडिंग। आफ्टर लोडिंग, लोडिंग के बाद का एरिया है ये A', ठीक है। तो जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, ये क्या होता है दोस्तों? फोर्स और अपॉन में इसका जो एरिया था लोड लगाने से पहले वो, और जबकि जो एक्चुअल स्ट्रेस होता है, एक्चुअल का मतलब वास्तविक प्रतिबल, तो वास्तविक से मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि लोड लगाने के बाद वास्तव में इसका एरिया बचा कितना, तो इसमें क्या करेंगे? फोर्स अपॉन A' कर देंगे। A' मतलब एक्चुअल जो एरिया बचा हुआ है लोड लगाने के बाद वो। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इसको लिख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा टेंशन के केस में, किस में? टेंशन में एंड कंप्रेशन में, किसी में भी पूछ सकता है आपसे। तो टेंशन के केस में ये बताइए कि एक्चुअल एरिया ज़्यादा होगा या एक्चुअल स्ट्रेस ज़्यादा होगा या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से A' की वैल्यू कैसी है? कम है, एरिया कम है। तो जब नीचे वाली वैल्यू कम हो दोस्तों, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है, आपको इतना पता होगा। तो मतलब एक्चुअल क्या हो जाएगा आपका? ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल स्ट्रेस की वैल्यू। अगर बात करें कंप्रेशन में, तो मैं कंप्रेशन के लिए आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सपोज ये कोई बॉडी थी, ये कोई भी बॉडी थी, आपने यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया। कंप्रेसिव मतलब इसको दबा दिया, पुश कर रहे हैं आप इसको, आप पुश, ठीक है। पुश मतलब होता है दबाना, समझ पा रहे हैं? तो आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं, आप यहाँ से बोल भी सकते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट पुश्ड आर अप्लाइड एज ए रिजल्ट ऑफ विच लेंथ इज डिक्रीज। यानी जब भी आप पुश करेंगे, किसी बॉडी को दबाते हैं दो बराबर फोर्स लगा करके, तो हमेशा इसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। पहले सपोज L थी लेंथ, अब L से कुछ कम हो जाएगी, लेकिन इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। लंबाई कम होगी तो मोटाई बढ़ जाएगी ना, तो L माइनस डेल्टा L तो लंबाई होगी, लंबाई कम हो गई इसकी, लेकिन इसका एरिया बढ़ गया। A' की वैल्यू ज़्यादा हो गई अब, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगाने की वजह से। यहाँ पर A था, तो आपको दिखाई दे रहा है अब A' कैसा हो गया? बढ़ गया। अब A' दोस्तों बढ़ जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब कंप्रेशन के केस में जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड एक्चुअल स्ट्रेस कम रहता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, SSC JEE में पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे रिलेटिव। समझ आ रहा है? तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया किसके बारे में? स्ट्रेस के बारे में। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो स्ट्रेस रिलेटिव जो इसमें मैंने नहीं बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब मेरा आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर आंसर देना है, अगर पता है तो बिल्कुल आंसर बताना है, अदरवाइज कल की क्लास में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन मेरा ये है दोस्तों कि आपको पता है स्ट्रेस जो होता है ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, और जो प्रेशर होता है, प्रेशर जिसे आप दाब कहते हैं, दाब भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, ठीक है। तो ये भी फोर्स अपॉन एरिया है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया है। इसका मात्रक भी पास्कल होता है एंड इसका मात्रक भी पास्कल होता है, जिसे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रतिबल में और दाब में अंतर क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन समझ गए ना? प्रतिबल में और दाब में क्या अंतर है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इतना क्लियर? अब बात करते हैं इसके बाद दोस्तों हम स्ट्रेन की। ये ओवरऑल स्ट्रेस के बारे में था, अब आगे देखेंगे हम स्ट्रेन के बारे में। मैं इसको रफ करता हूँ, अब बता दूँगा आपको विकृति के बारे में, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, विकृति शुरू करने से पहले बता दूँगा आपको कि आपने जो टाइप पढ़े होंगे डिप्लोमा टाइम पर, वो ये पढ़े होंगे, टेंशन स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। और भी पढ़े होंगे आपने वियरिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस पढ़े होंगे। इसको हिंदी में कहते हैं तनाव प्रतिबल, इसको कहते हैं संपीड़न प्रतिबल, एंड इसको कहते हैं कर्तन प्रतिबल।
कर्तन प्रतिबल। अब देखिए क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड भी पूछा गया है एसएससीजी में। क्या पूछता है वो, ये पूछता है कोई बॉडी है और इस बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। कैसा, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो ये बताओ इसमें कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा, कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस ही उत्पन्न होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। आप कहेंगे कि सर इसमें अप्लाई फोर्स जो हो रहा है बाहर की ओर लग रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो इंटरनल फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, इस तरह से, इधर भी ऐसे लगेगा। तो आप ये कहने लग जाएंगे सर ये तो दबाएगा, इसको कंप्रेस करेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी बॉडी पर कोई टेंसाइल फोर्स लगा होगा, तनाव बल लगा होगा, तो उसके अगेंस्ट तनाव प्रतिबल ही उत्पन्न होगा, टेंशन स्ट्रेस ही उत्पन्न होगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे इतना बेसिक सा क्वेश्चन भी गलत करके चले जाते हैं। याद रखना, टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो टेंसाइल फोर्स के अगेंस्ट टेंशन स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स के अगेंस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर फोर्स के अगेंस्ट शियर स्ट्रेस। याद रहेगा ना, बिल्कुल सिंपल था। अब चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी, स्ट्रेन की। स्ट्रेस के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब देखिए स्ट्रेन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों स्ट्रेन, अब बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन इसे हिंदी में बोलते हैं विकृति, विकृति कहते हैं। ठीक है, तो आप सब ने इतना तो पढ़ाई होगा, समेशन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ये आप सब ने पढ़ रखा होगा विकृति की परिभाषा। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों स्ट्रेन की, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्ट्रेन की डेफिनेशन देखिए, यहाँ आपने एल लिखा है, ये एल ना हो के बी भी, एल भी हो सकता है, इसकी जगह बी हो सकता है, टी हो सकता है या डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको केवल एल नहीं लिखना है, बल्कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या रहती है इसकी, एक्चुअल डेफिनेशन होती है दोस्तों चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब इसकी किसी भी डायमेंशन में परिवर्तन बट्टे इसकी वास्तविक डायमेंशन। जैसे अगर ये कोई बॉडी है, ध्यान से समझना, ये कोई बॉडी है सपोज, ठीक, 3D में बना रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना आप। तो आपको यहाँ से इतना समझ आ रहा होगा, ये इसकी लंबाई है L, ये इसकी चौड़ाई है B, और ये इसकी यहाँ पर गहराई कह दो, इसको D बोल दो आप, डेप्थ है। समझ पा रहे आप इतना। अब देखिए अगर आपने फोर्स इसकी लंबाई की दिशा में लगा रखा है ऐसे, तो आपको पता है इसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपने कैसे लगाया फोर्स, लंबाई की दिशा में बढ़ाया लगाया है फोर्स, तो लेंथ इसकी बढ़ेगी एंड चौड़ाई और मोटाई इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी 2D में आपको दिखा रखा था, जैसे 2D में मैंने आपको दिखाया था, ये कोई बॉडी थी, सपोज ये कोई बॉडी थी और आपने इस पर फोर्स लगाया, तो इसकी लंबाई क्या होती, बढ़ जाती थी और मोटाई इसकी कम हो जाती थी। इतना आपने अभी भी देखा था। ठीक है, तो इसी तरह क्या कहेंगे हम, लंबाई तो इसकी बढ़ जाएगी, मोटाई और गहराई क्या, चौड़ाई और गहराई क्या होगी, इसकी मोटाई क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो अगर ये चेंज होने का मतलब है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया क्या, डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये भी स्ट्रेन है। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये भी स्ट्रेन है। मैंने लिख दिया डेल्टा डी अपॉन डी, तो ये भी स्ट्रेन है। तो ये सब की सब स्ट्रेन होती है, इसलिए हम केवल ये नहीं लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्योंकि अगर ये डायमेंशन लेंथ में है, लेंथ में चेंज हो रहा है, तब तो हम क्या कह देंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर लेंथ में चेंज ना होके इसकी ब्रेथ में चेंज हो रहा है, तो कह देंगे डेल्टा बी अपॉन बी। अगर गहराई में चेंज हो रहा है या मोटाई में, तो डेल्टा डी अपॉन डी कह सकते हैं आप। इसीलिए आपको ध्यान रखना क्या लिखेंगे यहाँ पर, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बाकी बेसिकली हम याद क्या रखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल याद रखते हैं अगर लेंथ में चेंजिंग होती है तो। ठीक है, बाकी मैंने डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा डी अपॉन डी बताया था, उसकी भी मैं आगे बात करूंगा आपको जब मैं पॉइजन रेशियो पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ लेटरल स्ट्रेन कहते हैं, उसकी बात करूंगा मैं आगे। इतना समझ आ रहा है आपको यहाँ तक। सिंपली क्या हो गया आपका, समेशन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो समेशन होता है दोस्तों, ये अब चूंकि इसकी जो डेल्टा एल है, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये यूनिट लेस हो गया, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, यूनिट लेस मतलब मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका यूनिट लेस भी है एंड दूसरा ये आपका डायमेंशन लेस भी है, इसकी बीमा भी नहीं होती कोई। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगी।
तो ये डायमेंशन लेस भी होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस, मात्रक विहीन और विमा विहीन होता है ये। इसके अलावा ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ अभी, ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी होती है, याद रहेगा इतना, ठीक है। ये तो इतना हो गया। अब बात करते हैं सेम क्या, जैसे स्ट्रेस के 2 पार्ट किए थे, इंजीनियरिंग और एक्चुअल, वैसे ही स्ट्रेन के करेंगे 2 पार्ट। एंड उसके बाद आगे फिर हम देखेंगे टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, लेटरल, लीनियर, डायरेक्ट, नॉर्मल क्या होता है, सब की बात करने वाले हैं, ठीक है। पूरी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। इस क्लास को देखने के बाद आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन में जीवन में कभी दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। अब देखिए बात करने वाले हैं, मैंने क्या किया, स्ट्रेस को 2 पार्ट में बांट दिया। इधर को कह दिया इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन कह दिया, और इधर मैंने कह दिया इसको एक्चुअल स्ट्रेन, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है इसको हम समेसन ई से डिनोट कर देंगे एंड इसको समेसन ए से डिनोट करेंगे। अब देखो ध्यान से, सपोज ये कोई बॉडी थी, सेम वही करना आपको, क्या, ये कोई बॉडी थी, आपने इस बॉडी पे कोई टेंसाइल फोर्स लगा दिया, पहले लंबाई इसकी L थी एंड अब आपकी टेंसाइल फोर्स लगाया तो लंबाई इसकी क्या होगी, बढ़ गई, थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ गई, ठीक, लेंथ क्या होगी इसकी, इंक्रीज हो गई, L प्लस डेल्टा L हो गई ये वाली। तो ये तो क्या थी, आपकी ओरिजिनल लेंथ थी शुरू की। अब लोड लगाने के बाद जब आपने फोर्स लगा दिया उसके बाद क्या हो गई, एक्चुअल में लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। तो यहाँ क्या कह देंगे आपको पता है डेल्टा L अपॉन L होता है, तो डेल्टा L अपॉन L जो आप पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है। जबकि एक्चुअल क्या होगा दोस्तों, एक्चुअल डेल्टा L तो ये है ही चेंज इन डायमेंशन, अपॉन में अब ओरिजिनल डायमेंशन क्या हो गई, आफ्टर लोडिंग, तो आफ्टर लोडिंग क्या हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L। तो आपको ये वाला एक्चुअल के केस में याद रखना है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका L क्या था, L तो था इसका लेंथ बिफोर लोडिंग, क्या था, लेंथ बिफोर लोडिंग, यानी लोडिंग से पहले की लेंथ, लेंथ बिफोर लोडिंग, लोडिंग से पहले की लंबाई। एंड L प्लस डेल्टा L क्या हो गया यहाँ पर, लेंथ आफ्टर लोडिंग, आफ्टर लोडिंग, ठीक है, लोडिंग के बाद जो लंबाई थी वो है आपकी L प्लस डेल्टा L। इतना क्लियर हुआ। अगर मैं बात करूँ टेंशन के केस में, मैं पूछूँ बताइए टेंशन के केस में, टेंशन में समेसन ई ज़्यादा होगा या समेसन ए ज़्यादा होगा, ये बताना है आपको। तो आप खुद देखिए ध्यान से, यहाँ पर L प्लस डेल्टा L के साथ ज़्यादा है, जब L प्लस डेल्टा L ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कैसे कम हो जाएगी, तो एक्चुअल की वैल्यू टेंशन में कैसी रहेगी, यहाँ पर कम रहती है, याद रहेगा दोस्तों, कैसी रहेगी, कम रहेगी। एंड कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा जस्ट अपोजिट, तो मैं डायग्राम को चेंज कर देता हूँ, यही बना दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप बना लेना, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये कोई बॉडी थी, ये कोई भी बॉडी थी, आपने क्या किया, इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, इधर से भी इधर से भी। अब कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसकी लेंथ हो जाएगी कम एंड इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। पहले लेंथ L थी एंड अब कितनी होगी, L माइनस डेल्टा L होगी इसकी लंबाई। अब लंबाई कम हो गई, तो लंबाई कम होगी जिसका मतलब ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब इस केस में जो फॉर्मूला रहेगा एक्चुअल का वो क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन L माइनस डेल्टा L होगा। इस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, L माइनस डेल्टा L। अब आप खुद देखिए L माइनस डेल्टा L कम है तो ओवरऑल वैल्यू कैसे की बढ़ जाएगी। तो कंप्रेशन के केस में समेसन A की वैल्यू ज़्यादा होती है समेसन E से, याद रहेगा दोस्तों। तो ये था आपका स्ट्रेन के दोनों पार्ट, इंजीनियरिंग और एक्चुअल के बारे में। लेकिन आपको स्टडी केवल इंजीनियरिंग की ही करनी है, एक्चुअल की स्टडी नहीं करनी है, इतना क्लियर। अब आगे थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपको। मैं आपको 2-3 डाउट क्लियर करूंगा आपके कि लेटरल किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक, ये कोई बॉडी है दोस्तों, ठीक है, इसकी ये लंबाई है L, ये चौड़ाई है B, चलिए स्मॉल में लिख देता हूँ मैं, ये L है, ये B है इसकी चौड़ाई, एंड इसकी जो गहराई है या डेप्थ कह दीजिए ये क्या है, ये है D। अब आपने क्या किया, इसकी लेंथ के अलोंग कोई फोर्स लगा रखा है, इधर भी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ एक्सिस के बारे में कि किसी भी बॉडी में कितनी एक्सिस होती है। तो आपको इतना पता है नॉर्मली 3 अक्ष होती हैं, ठीक है, 3 अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अब यहाँ देखिए ये फोर्स था, अब इस फोर्स जो लोड आपने लगाया है, अब इस लोड के अलोंग जो अक्ष होगी दोस्तों, ये वाली अक्ष जो लोड की दिशा में होती है, इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इसके 3-4 नाम हैं। पहले तो इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल,
लॉन्गिट्यूडनल से मतलब क्या है, इसको अनुदैर्ध्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य अक्ष, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है। तीसरा नाम होता है इसका, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लीनियर लिख लेना पहले, लीनियर, लॉन्गिट्यूडनल एंड लीनियर, लीनियर एक्सिस भी कहते हैं इसको। तीसरा आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। आप इसी को नॉर्मल भी कह सकते हैं, नॉर्मल। तो इसके 4 नाम हैं, जिनमें से पहले 2 नाम इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड लीनियर एक्सिस। तो क्या होती है? ऐसी अक्ष जो फोर्स की दिशा में होती है, इस लोड के ही अलोंग जो अक्ष होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर एक्सिस कहते हैं। इसके अलावा एक तो ये तो होगी किसके, जो आपकी लेंथ थी इसके पैरेलल, लेंथ के पैरेलल लोड की दिशा में। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा इसकी चौड़ाई के पैरेलल, चौड़ाई ये है तो इसके ऐसे पैरेलल, ये दूसरी अक्ष हो गई। तीसरी अक्ष इसकी गहराई के पैरेलल होगी, इस तरह डेप्थ, तो इस डेप्थ के पैरेलल इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ले रहा मैं, ये तीसरी हो गई, ये वाली अक्ष, ये अक्ष और ये अक्ष। तो बाकी ये जो 2 अक्ष बची, सपोज आपने इसको एक्स अक्ष मान रखा था, ये एक्स अक्ष थी। ठीक, ये वाली, ये आपकी सपोज वाई एक्स हो गई ये वाली, एंड ये आपने जेड मान ली, ये वाली जेड एक्स। तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बची, इन दोनों को हमेशा हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इनको बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं इनको? लेटरल, लेटरल एक्सिस। दूसरा नाम भी होता है इसका लेटरल के अलावा, इसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेटरल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस भी आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। इतना समझ आ रहा है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल एंड लीनियर होता है, ये लेटरल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस होती है जो लोड के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस भी कह देते हैं। तीसरा नाम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस। हिंदी सुन लीजिए, लेटरल को पार्श्व कहते हैं, ये भी पार्श्व होता है, और परपेंडिकुलर को लंबवत कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्ध्य कहते हैं, लीनियर को रेखीय कहते हैं, डायरेक्ट को सीधा कहते हैं, नॉर्मल भी आपका सीधा प्रतिबल हो, सीधी एक्सिस होगी। ठीक है, तो आपको इनको नाम को समझ आ रहा है। अब इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग हम इनमें यहाँ पर स्ट्रेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर कौन सी होती है और लेटरल कौन सी होती है, जो कि आपकी पॉइजन रेशियो में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये बताओ पहले, एक्स की डेफिनेशन समझ में आ रही है कि जो बल अगर आपका यहाँ लग रहा है इधर, तो ये वाली एक्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। अगर आपने फोर्स को सपोज ऊपर को यहाँ लगा रखा होता, फोर्स को इधर ऐसे फोर्स लगा रखा है, तो आपकी वाई एक्स लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि ये एक्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल होगी। लॉन्गिट्यूडनल एक्स उसे कहते हैं जो फोर्स के अलोंग होती है। ठीक है, या फिर आप यहाँ लेंथ के अलोंग किया ना, तो लेंथ के अलोंग मान सकते हैं। इतना समझ आ रहा है दोस्तों? तो जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, फोर्स की दिशा में जो अक्ष होगी उसको लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर कहते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ कोई बॉडी ले ली, सपोज ये कोई बॉडी है, ध्यान से समझना, ये कोई बॉडी है, मैंने केवल 2D ले रखी है, 2 डायमेंशन दिखा रखी है इसमें। ठीक, ये कोई 2D बॉडी है। अब आपने क्या किया, इस पर कोई यहाँ इसकी लेंथ के अलोंग कोई फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर दिया, लेंथ यहाँ पर L थी ये वाली। ठीक, इसका डायमीटर मैंने यहाँ पर मान लिया कितना है, ये डायमीटर मान लिया इसका D है। ठीक, अब क्या होगा, अब आपने फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ दोस्तों यहाँ पर बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, तो L प्लस डेल्टा L होगी बढ़ के, मतलब डेल्टा L इसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, फोर्स लगाने के कारण। लेकिन डायमीटर जो D था वो D चेंज हो गया, आपका कितना हो गया, कम हो गया, D माइनस डेल्टा D हो गया, सपोज डेट। ठीक, कितना कम हुआ, डेल्टा D कम हो गया। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा L अपॉन L होगा, इसको तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको लीनियर कहेंगे। ये क्या है, ये लीनियर स्ट्रेस है, सॉरी स्ट्रेन है। कैसी है ये, लीनियर स्ट्रेन है, रेखीय विकृति है। और जबकि मैं अगर बात करूं डेल्टा D अपॉन D की, तो इसको हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। क्या कहेंगे इसको, लेटरल, पार्श्व विकृति कहते हैं। ध्यान रखना, ये रेखीय विकृति होती है और ये पार्श्व विकृति होती है, क्योंकि जो लोड लग रहा है, लोड की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है वो लंबाई में हो रहा है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये लीनियर स्ट्रेन हो जाएगी, रेखीय विकृति हो जाएगी। जबकि इसके लंबवत दिशा में जो आपकी लेटरल स्ट्रेन होगी, लेटरल स्ट्रेन होगी, क्या होगी, वो वहाँ पे डायमीटर कम हो रहा है इसका, तो डेल्टा D अपॉन D जो होगा ये लेटरल स्ट्रेन होगी, पार्श्व विकृति होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि आगे चल के हम इन दोनों के रेशियो को ही पॉइजन रेशियो कह देंगे, मैं आपको पढ़ाऊँगा।
क्या पढ़ाऊंगा, पॉइजन रेशियो के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इन दोनों के अनुपात को ही कहते हैं। फिलहाल ये बताओ आपको इतना समझ में आ गया, रेखीय विकृति क्या होती है, लीनियर क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल होती है, और पार्श्व क्या होगी, डेल्टा डी अपॉन डी होगी। लंबाई की दिशा में या फिर बल की दिशा में जो विकृति हो रही थी वो आपकी रेखीय होगी, लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं इसको, एंड दूसरी आपकी लेटरल होती है जिसे हम ट्रांसवर्स भी कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा दोस्तों। तो अभी के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं। मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट शेयर करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी कैसी भी कन्फ्यूजन है ज़रूर बताएं मुझे। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड मैं आपको SSC JEE के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूँ। अभी स्टार्टिंग टाइम है, थोड़ा 2-2 3 क्लास ही प्रोवाइड करूँगा आपको, लेकिन बहुत जल्द जैसे ही कोचिंग शिफ्ट हो जाती है दूसरी जगह, मैं कुछ टीचर और कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए अच्छे टीचर, तो GTAC पॉली पर ही आपको पूरी तैयारी करा देंगे फिर हम लोग मिलके, ठीक है। तो बाकी आपको इस तरह जुड़े रहना है एंड अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, और मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।